हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंजाइम्स का इनहिबिशन। इनहिबिशन वर्ड का क्या मतलब है? इनहिबिशन का सीधा मतलब होता है किसी चलती हुई चीज को रोक देना, किसी प्रोसेस को ऑब्स्ट्रक्ट कर देना, उसको बीच में स्टॉप कर देना। इसको हम बोलते हैं एंजाइम इनहिबिशन। आप सभी को मालूम है एंजाइम बायोकैटालिस्ट हैं और बहुत सारी इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस को वे कैटालाइज करते हैं। तो फिर इनको रोकने की क्या जरूरत है? ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि एंजाइम को हम क्यों इनहिबिट करते हैं, क्यों इनको रोकते हैं। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि एंजाइम किसी चीज को कैटालाइज कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर बात है। किंतु यदि वो प्रोसेस होती रहेगी तो क्या होगा? जो हमारा प्रोडक्ट है, यानी कि एंजाइम जिस रिएक्टेंट्स को जोड़ करके प्रोडक्ट बना रहा है, तो वो क्या होगा? वो जरूरत से ज्यादा बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम ए और बी, ये दो हमारे कोई रिएक्टेंट हैं, इनको जोड़ करके एंजाइम क्या बना रहा है? प्रोडक्ट बना रहा है। अब ये प्रोडक्ट हम क्यों बना रहे हैं? कहीं ना कहीं हमें इसे कंज्यूम करना है, इसका उपयोग करना है। अब होगा क्या? यदि ये प्रोसेस होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी, लगातार होती रहेगी, तो क्या होगा कि एंजाइम एग्जॉस्ट हो जाएगा, नंबर एक। और दूसरा, प्रोडक्ट बहुत ज्यादा अमाउंट में बन जाएगा, बहुत ज्यादा अमाउंट में बन जाएगा, जितनी की जरूरत नहीं है। और इसके कंजम्पशन की जो रेट है वो उतनी ज्यादा नहीं है, धीरे धीरे कंज्यूम होगा ना। और जब जरूरत से ज्यादा बन जाएगा तो फिर सेल के अंदर उसको रखने की जगह भी नहीं होगी। तो ऐसी परिस्थितियों में हमें एंजाइम को कुछ देर के लिए इनहिबिट करना होता है, उसको रोकना होता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस एंजाइम इनहिबिशन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पूरी प्रोसेस को समझने के लिए आपको दो तीन चीजें समझनी बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले तो मेरा वीडियो आप पुराना देख लीजिए, जिसमें रिएक्शन मैकेनिज्म हमने बताया, डिस्कस किया कि जो एंजाइम्स होते हैं वो एक प्रकार की चाबी की तरह काम करते हैं, की तरह काम करते हैं। और जो हमारा रिएक्टेंट है, ये किसकी तरह काम करता है? लॉक की तरह से काम करता है। जैसे सही लॉक में सही की फिट होती है, बिल्कुल उसी तरीके से सही रिएक्टेंट्स के लिए एक सही टाइप का, एक पर्टिकुलर टाइप का एंजाइम की जरूरत आपको होगी। अब यदि आप किसी की के स्ट्रक्चर को आप देखें तो उसका स्ट्रक्चर आपको कुछ कुछ ऐसा नजर आएगा, है ना। उसमें आपने देखा होगा यहाँ कुछ स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, खांचे टाइप के स्ट्रक्चर्स बने होते हैं। आपको मालूम है सभी को कि यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा कट कर दीजिए यहां पर, तो की पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। किंतु यदि आप इसमें से इतना सा पोर्शन भी यदि आप कट कर दें तो क्या होगा? एंजाइम के स्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा और वो जो की है वो काम नहीं करेगी, वो लॉक को खोल नहीं पाएगी। तो ये जो पार्ट है एंजाइम का, जो वास्तव में लॉक के अंदर जा रहा है और रिएक्शन करा रहा है, इस पार्ट को हम बोलते हैं एक्टिव साइट। ये मैं अपने पिछले वीडियोस में आपको अच्छे से बता चुका हूं कि एक्टिव साइट क्या चीज होती है। तो एक्टिव साइट एंजाइम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि वास्तव में बॉन्ड बना रहा है किसके साथ? रिएक्टेंट के साथ, और फिर वो प्रोडक्ट बनाने में मदद कर रहा है। ठीक है, तो एंजाइम और उसके रिएक्टेंट के बीच का जो एसोसिएशन है वो एक्टिव साइट पे डिपेंड करता है। यदि एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा या एक्टिव साइट किसी और दूसरी चीज से ऑक्यूपाई हो जाएगी तो फिर ऐसा एंजाइम काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये चीज अपने दिमाग में अपने को अच्छे से रखनी है, फिर आपको ये पूरी प्रोसेस बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो हम मोटे तौर पर ऐसा मान सकते हैं कि एंजाइम में दो इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। एक वो पार्ट जिसे हम बोलते हैं एक्टिव साइट, और एक वो पार्ट जिसे हम कहते हैं नॉन एक्टिव साइट रीजन, यानी कि वो एरिया जो एक्टिव साइट से अलग हट करके है। यदि इस की को देखें तो ये वाला पार्ट एक्टिव साइट वाला रीजन हो गया, और ये वाला जो पार्ट है ये नॉन एक्टिव साइट रीजन हो गया। ठीक है, चलिए अब डिस्कस करते हैं कि एंजाइम का जो इनहिबिशन है ये कितने तरीके का होता है। एंजाइम का इनहिबिशन तीन तरीके का है, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव, और तीसरा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एलोस्टेरिक या फीडबैक इनहिबिशन। इसको समझने में थोड़ी सी कठिनाई आएगी, किंतु कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट गुरुकुल पर हो और यहां हर चीज केवल आपको कॉन्सेप्ट मिलेंगे और 100% आपको समझ में आएगी। जो नए स्टूडेंट्स हैं, पहली बार चैनल पर हैं, इसको सब्सक्राइब कर लो, और जो ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हैं वो अपने दोस्तों को भेजिए, शेयर करिए वीडियो को। चलिए सबसे पहले हम लोग एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की। पहले हम इसको समझते हैं, ठीक है। जब समझ में आ जाएगा फिर इसके बाद इसके एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। नोट्स भी मैं आपको साथ के साथ दे रहा हूं, क्योंकि स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हम लोग रिवीजन नहीं कर पाते, फिर पूरा वीडियो दोबारा से देखना होता है। वीडियो 10 बार देखो, कोई दिक्कत नहीं है, किंतु नोट्स भी होने चाहिए। चलो तो बात करते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की, और वो होता क्या है उसको समझिए। देखिए, एक तो है हमारा रिएक्टेंट। ओके, ये क्या है बच्चों? ये हमारा नेचुरल रिएक्टेंट है। नेचुरल यानी कि नॉर्मल, जो वास्तव में रिएक्शन कराने में जरूरी है। ये हमारा एंजाइम हो गया, ठीक है। और ये क्या है? हमारा इनहिबिटर है। ओके, अब कमाल क्या है कि
जो नेचुरल या नॉर्मल, इसको एन और लगा लेते हैं नॉर्मल के लिए, जो नॉर्मल रिएक्टेंट है उसका स्ट्रक्चर और जो इनहिबिटर है उसका स्ट्रक्चर एक दूसरे से काफी कुछ रिजेंबल कर रहा है। समझ में आ गई बात? दोनों का स्ट्रक्चर एक दूसरे से बहुत कुछ रिजेंबल करता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि दोनों ही कंपटीशन में है किस चीज के लिए? एंजाइम से जुड़ने के लिए। कहां से जुड़ते हैं? एक्टिव साइट से। समझ में आ रहा है? इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे सपोज करें कि ये हमारा एंजाइम है, ये एंजाइम है हमारा, ई फॉर एंजाइम। ये वाला जो पार्ट है ये क्या कहलाएगा? एक्टिव साइट वाला एरिया। इसको दूसरे कलर से दिखा देते हैं। ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज एक्टिव साइट एरिया। ठीक है। अब जो हमारा नेचुरल रिएक्टेंट है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है? कुछ ऐसा, ऐसे। तो ये जाकर के इसमें फिक्स हो जाएगा। और जो हमारा इनहिबिटर है, इसका स्ट्रक्चर कैसे है? कुछ ऐसे है। यानी कि दोनों का स्ट्रक्चर कुछ मामले में, कुछ मायनों में एक दूसरे से रिजेंबल कर रहा है, और दोनों ही जाकर के एंजाइम से जुड़ने की इच्छा रखते हैं। दोनों के बीच में कंपटीशन है। अब सोचो, यदि ये जुड़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर हमारी नेचुरल रिएक्शन होगी, जो नॉर्मल रिएक्शन है वो होगी। किंतु खुदा ना खास्ता ये जुड़ गया तो क्या होगा? फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना, जो हमारी नेचुरल रिएक्शन है वो तो नहीं हो पाएगी। यानी कि स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? ऐसे कुछ हो जाएगा। ये तो हमारा एंजाइम हो गया, और इसमें जाकर के ये हमारा इनहिबिटर मॉलिक्यूल जुड़ गया। बिल्कुल ऐसे कि लॉक तो सही है, किंतु उसमें गलत चाबी आपने फंसा दी। अब ये गलत चाबी इसमें घुस गई। कहां घुसी है? एक्टिव साइट पे। ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब क्या होगा? अब जो हमारा नॉर्मल जो सबस्ट्रेट है वो खड़ा हुआ मुंह देख रहा है, वो जाना चाह रहा है किंतु जा नहीं पा रहा है। तो रिएक्शन क्या होगी? जो रिएक्शन थी वो क्या हो जाएगी? ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी, इनहिबिट हो जाएगी। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये कैसे डिसाइड होगा, या ये कैसे पता लगेगा कि कब ये जाकर के जुड़ेगा और कब नॉर्मल वाला जाकर के एंजाइम के साथ जुड़ेगा? बिल्कुल ऑब्वियस क्वेश्चन है, और वो आना भी चाहिए आपके दिमाग में। उसका सीधा सीधा सा आंसर एक ही है। क्या आंसर है उसका? कि ये जो एंजाइम है ये किसकी बात मानेगा? जिसकी लाठी उसकी भैंस। यानी कि दोनों में से जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, कॉन्सेंट्रेशन को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, है ना, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, जिसका अमाउंट ज्यादा होगा, एंजाइम उसी के फेवर में जाएगा। यदि इनहिबिटर मॉलिक्यूल ज्यादा अमाउंट में है तो एंजाइम के साथ इनहिबिटर जुड़ेगा। यदि हमारा नॉर्मल जो रिएक्टेंट है वो ज्यादा अमाउंट में है इनहिबिटर के कंपैरिजन में, तो फिर एंजाइम उसके साथ जुड़ेगा और नॉर्मल रिएक्शन होगी। तो ऐसा बॉडी में बहुत ज्यादा होता है ये वाला कॉम्पिटिशन। ठीक है। इसका बहुत अच्छा लाइव एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, सक्सिनिक एसिड का। एक एंजाइम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, जिसे आपने क्रेब साइकिल में भी पढ़ा होगा, आपको याद आ रहा होगा। सक्सिनिक एसिड से हाइड्रोजन को निकलवा करके हम क्या बनाते हैं? ऑक्सैलिक एसिड बनाते हैं। ये एक नॉर्मल रिएक्शन है। सक्सिनिक एसिड से स्ट्रक्चर रिजेंबल करता है एक इनहिबिटर का, जिसका नाम है मेलोनिक एसिड, है ना। अब मेलोनिक एसिड क्या कर रहा है? ये कॉम्पिटिशन में लगातार सक्सिनिक एसिड के। तो जैसे ही मौका लगता है, मेलोनिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन जैसे ही ज्यादा होगी, तो वैसे ही क्या होगा? अब ज्यादा कब होगी? जब हमारी नॉर्मल रिएक्शन सपोज करिए ज्यादा चल रही है, एंजाइम जो है ये नॉर्मल रिएक्शन करा रहा है और लगातार प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, तो हमारा रिएक्टेंट तो लगातार कंज्यूम हो रहा है ना, तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई। प्रोडक्ट लगातार रिएक्शन होने की वजह से रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन कम हो गई। तो ऐसे में मेलोनिक एसिड जो बैठा हुआ था, जो कि इनहिबिटर का काम कर रहा है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मल रिएक्टेंट से ज्यादा हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में जो रिएक्शन है वो हमारी रुक जाएगी। तो आप ब्यूटी ऑफ गॉड देखिए, भगवान ने कैसी कैसी चीजें कहां कहां लगा दी है। जैसे ही रिएक्शन ज्यादा हो रही है वैसे ही उसको रोकने की भी व्यवस्था कर दी है। ठीक है। रिएक्शन ज्यादा होगी तभी तो रिएक्टेंट कम होगा ना, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, तो इनहिबिटर की ज्यादा हो गई, उसने जाकर के प्रोसेस को रोक दिया। अब क्या होगा? प्रोसेस रुकी हुई है, तो धीरे धीरे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन अब बढ़ने लगी, क्योंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहा था। अब जैसे ही रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, वापस से इनहिबिटर मॉलिक्यूल इनहिबिट हो जाएगा, खुद ही हट जाएगा, और नॉर्मल जो रिएक्शन है वो बढ़ जाएगी। तो याद ये रखना है कि ये जो इफेक्ट है ये पूरी तरह से रिवर्सिबल है। कौन सा वाला? कॉम्पिटिशन वाला। यानी कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन जो है ये पूरी तरह से रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो चलिए इसको एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं हम लोग फटाफट से।
ये आपके नोट्स हैं, आप लोग खुद पढ़ लेना, मुझे ज्यादा इसमें लाइन टू लाइन बताने की जरूरत नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर यू, आप इसको देख लीजिए। पॉइंट यहां पर जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि पूरी तरह से ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करिए और अपने नोट्स आप ले सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और उसी वाले एग्जाम्पल पर वापस आ जाते हैं जो हमने अभी लिया था, सक्सिनिक एसिड वाला और मेलोनिक एसिड वाला। ये देखिए, आप यहां देखिए मेलोनिक एसिड का ये स्ट्रक्चर है, बीच में आप देख रहे हैं केवल एक CH2 ग्रुप यहां पर मौजूद है, जबकि आप यहां देख रहे हैं कि 2 CH2 लगे हुए हैं बीच में, है ना। एंजाइम का नाम याद रखिएगा, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। नीट में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, जो भी हायर कॉम्पिटिशन है, नेट वगैरह, बायोकेमिस्ट्री के जो कॉम्पिटिशन होते हैं उनमें बहुत आता है ये वाला क्वेश्चन, और ये पेट एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इवन शायद एनसीईआरटी में भी ये दे रखा है, बट वहां इतना डिटेल नहीं है, केवल नाम दे रखा है, पर आप इसको समझ लीजिए जिससे आपको हमेशा याद रहे। तो जो सक्सिनिक एसिड है उसका जो नॉर्मल स्ट्रक्चर वो ये है, एंजाइम ये है, और ये मेलोनिक एसिड है। दोनों का स्ट्रक्चर काफी कुछ रिजेंबल करने की वजह से मेलोनिक एसिड सक्सिनिक एसिड की जो रिएक्शन है उसको हैम्पर कर देता है, और जब जैसे ही सक्सिनिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन वापस से ज्यादा होती है तो मेलोनिक एसिड हट जाएगा और एंजाइम की जो नॉर्मल रिएक्शन है वो शुरू हो जाएगी, और ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड जो है वो बनना शुरू हो जाएगा। तो चलिए इसके नोट्स ले लीजिए आप लोग, याद ये रखना है इफेक्ट फुली रिवर्सिबल है। इसके अलावा और भी कई सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, किंतु मुझे लगता है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। चलो एक एग्जाम्पल और डिस्कस कर लेते हैं, मेरे दिमाग में आ रहा है तो कर ही लेते हैं। वो एग्जाम्पल है डाइफॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम का। एंजाइम का नाम क्या है? डाइफॉस्फो ग्लिसरेट म्यूटेज। ये एक प्रकार की आइसोबैरिक रिएक्शन है जिसमें हो क्या रहा है कि नॉर्मल जो हमारा रिएक्टेंट है वो क्या है, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट, या ग्लिसरिक एसिड भी आप बोल सकते हो, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ग्लिसरिक एसिड में दो जगह पर फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है, पहली और तीसरी पोजीशन पर। एंजाइम जो कि ये वाला एंजाइम है डाइफॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज, ये क्या करता है, इसको कन्वर्ट कर देता है 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट में। ये नॉर्मल रिएक्शन है, देखा जाए तो ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। अब दोनों ही यानी कि 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट जो खुद प्रोडक्ट है किंतु यहां रिएक्टेंट की तरह से या इनहिबिटर की तरह से भी काम करेगा, दोनों ही का स्ट्रक्चर बहुत कुछ रिजेंबल होने की वजह से क्या होगा, ये एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ कंपटीशन करेंगे, दोनों ही घुसने की कोशिश करेंगे। यदि ये कंबाइन हो जाता है तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा, यदि ये कंबाइन हो गया तो क्या होगा, ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि ये वाली जो रिएक्शन है ये ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग एग्जांपल है क्योंकि ये बहुत कुछ एलोस्टेरिक इनहिबिशन से भी मिलता जुलता है। आपके दिमाग में कुछ चल रहा होगा, मैं समझ रहा हूं, एलोस्टेरिक या फीडबैक इनहिबिशन का भी आपको कंफ्यूजन आ रहा होगा, किंतु ये एलोस्टेरिक या फीडबैक इनहिबिशन नहीं है, ये एग्जांपल है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का। क्यों नहीं है वो मैं आपको तब बताऊंगा जब मैं आपको एलोस्टेरिक डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए दो एग्जांपल आप लोग समझ लीजिए और हम वीडियो खत्म करने से पहले उसको भी समझेंगे डिटेल में। ये इसके कुछ नोट्स हैं, इनको आप लोग ले सकते हैं, जो अभी मैंने आपको समझाया था उसी का सारा यहां पर डिटेल दे रखा है, 2,3 डाइफॉस्फो और 1,3 डाइफॉस्फो। पैथोलॉजिकली कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन जो है, इनहिबिटर्स जो है, दे आर यूज्ड टू कंट्रोल द बैक्टीरियल पैथोजेंस। ये याद रखना है, कभी कभी आपके आ सकता है, डॉक्टर बनोगे तो ये चीजें काम आएंगी। फॉर एग्जांपल जो सल्फा ड्रग्स होती हैं, आपने सुना होगा, ये भी एंटीबायोटिक की कैटेगरी में आती है, थोड़ी सी डिफरेंट होती है उनसे, सल्फा ड्रग्स बोलते हैं इनको। इनमें जो एक्टिव कॉम्पोनेंट है वो क्या होता है, सल्फेनिलमाइड। ठीक है, तो ये जो सब्सटेंसेज हैं ये क्या करते हैं, ये कंपटीशन करते हैं किसके साथ, फॉलिक एसिड की सिंथेसिस के साथ बैक्टीरिया के अंदर। तो बैक्टीरिया के अंदर फॉलिक एसिड की सिंथेसिस होना बहुत जरूरी है, तो ये जाकर के इनहिबिटर का काम करेंगे। और जो फॉलिक एसिड की सिंथेसिस करने वाला जो एंजाइम है, एंजाइम का नाम भी यहां पर दे रखा है पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, शॉर्ट में इसको हम पाबा बोलते हैं। ठीक है, एक गावा सुना होगा आपने, ऐसी पाबा होता है, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, उसको रोक देगा, तो उससे फॉलिक एसिड की सिंथेसिस नहीं होगी और बैक्टीरिया मर जाएगा। तो इस तरह से ड्रग्स काम करती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कुछ खतरनाक नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की। खतरनाक क्यों बोला, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, इसकी बात करते हैं।
ये जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स जो होते हैं, इनको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक पॉइजन्स। क्यों बोलते हैं पॉइजन्स? क्योंकि ये एंजाइम की एक्टिव साइट के लिए फाइट नहीं करते। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंपैरिजन का पॉइंट है। ये क्या करते हैं? ये जाकर के एंजाइम की नॉन एक्टिव साइट के, जस्ट सपोज करिए कि ये इनहिबिटर मॉलिक्यूल है, तो ये जाकर के एंजाइम की नॉन एक्टिव साइट पर प्रहार करेगा, चोट करेगा, और क्या कर देगा? एंजाइम के स्ट्रक्चर को परमानेंटली डिस्ट्रॉय कर देगा। ये क्या कर देगा? एंजाइम का स्ट्रक्चर ऐसा कर दिया इसने, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा कर दिया। ऐसा एंजाइम अपने नॉर्मल सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन नहीं कर सकता, क्योंकि वो पूरा खराब हो चुका है, ना उसके पास एक्टिव साइट बची, ना स्ट्रक्चर बचा, और रिएक्शन पूरी तरह से रुक जाएगी। तो ये तो बहुत खतरनाक चीज है। इफेक्ट कैसा होगा बताओ, खुद ही बताओ। जैसे ये हमारी की थी, की को वापस से बना लेते हैं। यदि हम यहां कुछ फंसा दें, जैसा कि कंपटीशन में हो रहा था, उसको तो आप निकाल सकते हो, किंतु इस की को मैंने टेढ़ा मेढ़ा ऐसे कर दिया। अब बताओ ये क्या ठीक हो जाएगी? इसके लिए मुझे हैमरिंग करनी पड़ेगी, या कुछ ना कुछ इसका स्ट्रक्चर खराब करना पड़ेगा, काटना पीटना पड़ेगा। तो इस इफेक्ट को आप वापस से ये तो नहीं ला सकते ना। यानी कि इफेक्ट कैसा हो गया? इरिवर्सिबल। याद रखिएगा, तो बहुत खतरनाक है ये। इस तरह का कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन बॉडी में कम ही होता है, पर होता है, क्योंकि एक टाइप है, इसीलिए आपको पढ़ना भी है। इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हैं, आपने सुना होगा साइनाइड खाने से आदमी मर जाता है ना? तो ये साइनाइड आयंस जो है ना, ये एक एंजाइम होता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज हमारी बॉडी के अंदर। जो रेस्पिरेटरी चेन होती है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, उसका एक अहम हिस्सा है, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उस एंजाइम को जाकर के ब्लॉक कर देता है, और जो एटीपी बनना है ना, वो प्रोसेस ही खत्म हो जाती है। तो बड़े खतरनाक होते हैं ये। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। फर्क समझ में आ गया आपको? कंपटीशन में, यहां कोई कंपटीशन नहीं हो रहा है। इनहिबिटर गया, एक्टिव साइट से कोई मतलब नहीं, एंजाइम को पकड़ा, स्ट्रक्चर खराब किया, परमानेंटली डिस्ट्रॉय कर दिया। कंपटीशन में क्या था? एक्टिव साइट पर आया था, कंपटीशन कर रहा था, इफेक्ट रिवर्सिबल था, ये इरिवर्सिबल है। चलिए नोट्स ले लीजिए फटाफट से। इन दिस टाइप ऑफ इनहिबिशन द इनहिबिटर मॉलिक्यूल डज नॉट कंपीट विद द नॉर्मल एक्टिव साइट, पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, इनहिबिटर किसके साथ बाइंड कर रहा है? ऐसी साइट से जो कि एक्टिव साइट नहीं है। ठीक है, इफेक्ट कैसा है? नॉन रिवर्सिबल है। एंजाइम का स्ट्रक्चर परमानेंटली डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो फटाफट से आप लोग नोट्स ले लीजिए। इसके दो तीन बड़े अच्छे एग्जाम्पल हैं। एक तो आयोडो एसिटामाइड का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। ये भी एक मॉलिक्यूल है, आयोडो एसिटामाइड। ये क्या कर सकता है? कैन परमानेंटली इनहिबिट दी, एंजाइम का नाम दे रखा है ट्रायोस फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ये भयानक नामों से आप घबराया मत किया करो, ये आईयूपीएसी टाइप के नेम्स हैं, इनसे घबराने की जरूरत नहीं। ट्रायोस का मतलब एक ऐसी शुगर जिसमें 3 कार्बन है, फॉस्फेट उसमें फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है, सिंपल सी बात है। और डिहाइड्रोजिनेज का मतलब इसमें से हाइड्रोजन को बाहर निकालने वाला एंजाइम है। इसको कौन इनहिबिट कर देगा? इनहिबिटर का नाम है आयोडो एसिटामाइड। एंजाइम का नाम समझ में आ गया। एग्जाम्पल को कॉपी में लिख लो, एग्जाम में पूछा जा सकता है। दूसरा एग्जाम्पल अभी मैंने आपको बताया था, साइनाइड्स जो है दे कैन परमानेंटली डिस्ट्रॉय द एंजाइम साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। कौन सा एंजाइम? जो कि जरूरत पड़ती है माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान। तो ऑक्सीडेटिव जो आपका फॉस्फोरिलेशन हो रहा है वो पूरी तरह से हैम्पर हो जाएगा, रुक जाएगा। चलिए अब चलते हैं आगे, और अब समझते हैं एलोस्टेरिक को। तो नोट्स पे जाने से पहले इसको समझ लेते हैं, एलोस्टेरिक है क्या बवाल। एलोस्टेरिक का दूसरा नाम क्या है? एलोस्टेरिक इनहिबिशन, शॉर्ट में मैंने एआई लिख दिया है। इसको हम फीडबैक इनहिबिशन भी बोलते हैं। दोनों एक ही बात है, आपको इससे कंफ्यूजन नहीं करना है कि एलोस्टेरिक अलग चीज है या फीडबैक इनहिबिशन अलग चीज है, दोनों का एक ही मतलब है। फीडबैक का मतलब क्या होता है? कि कोई चीज हो गई, अब लास्ट जो पहुंचा हमारा पॉइंट, वहां से ये आउटपुट, ये उससे पूछना कि भैया कैसा रहा सब कुछ, है ना? यानी कि कोई रिएक्शन है जिसमें कोई हमारा रिएक्टेंट है, सपोज करिए ये हमारा रिएक्टेंट है आर, है ना? ये हमारा एंजाइम है, और ये हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है, प्रोडक्ट 2-3 भी हो सकते हैं, P1 P2 भी हो सकते हैं। यानी कि आर टूट करके 2 प्रोडक्ट आपको दे रहा है, P1 P2। अब इसको थोड़ा सा डिजाइन के तौर पे लिखते हैं कि सपोज करिए कि ये हमारा
ऐसे करके बना लीजिए इसको, क्योंकि एंजाइम को तो ई से ही बनाना है ना। ये हमारा रिएक्टेंट है ना, और ये हमारा एंजाइम है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे में जुड़ जाएंगे, छोटे बड़े पे मत जाइएगा, मतलब मान लीजिए बराबर हैं, ये दोनों एक दूसरे में फिक्स हो जाएंगे और प्रोडक्ट बना करके आपको देंगे इस तरह से, प्लस एक छोटा सा पीस प्लस ऐसे, ये तीन इसने प्रोडक्ट बना दिए। ये कोई रिएक्शन हो रही है। एक्टिव साइट कौन सी होगी एंजाइम की? ये एक्टिव साइट है। यदि हम इस एंजाइम को भी यहां पे लिख लें तो आपको, चलो यहीं पे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये नॉर्मल रिएक्शन हो रही है। अब इसमें क्या हुआ कि ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट नॉन एक्टिव साइट पर अफेक्ट करेगा, पॉइंट टू बी नोटेड। एक्टिव साइट पे नहीं, नॉन एक्टिव साइट पे। नॉन एक्टिव साइट पर गया और एंजाइम के स्ट्रक्चर को टेम्परेरीली डिफॉर्म कर दिया। ये एंजाइम कैसा हो गया? थोड़ी देर के लिए ऐसा हो गया, कुछ कुछ ऐसा हो गया। कितनी देर के लिए? थोड़ी देर के लिए। तो रिएक्शन रुक जाएगी, क्योंकि ऐसे कर्व्ड एंजाइम में या टूटे हुए एंजाइम में या बिगड़े हुए एंजाइम के साथ जो नॉर्मल रिएक्टेंट है वो कंबाइन नहीं कर पाएगा, और जो प्रोडक्ट बनने की प्रोसेस है वो कम हो जाएगी। तो धीरे धीरे प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कम। जैसे ही प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, ये जो बड़े भाई साहब हैं हमारे, ये वाले, ये यहां से हट जाएंगे, ये हट जाएंगे, वापस चले जाएंगे। बात समझ में आ गई? जैसे ही ये वापस जाएंगे, एंजाइम का जो बिगड़ा हुआ स्ट्रक्चर था वो वापस से रीस्टोर हो जाएगा, यानी कि एंजाइम वापस से ऐसे हो जाएगा। क्लियर हो गए? यानी कि इफेक्ट कैसा हुआ? रिवर्सिबल, ठीक है। यानी कि इस तरह के उसमें कुछ गुण वैसे वाले हैं कंपटीशन वाले, कुछ गुण नॉन कॉम्पिटिटिव वाले हैं, दोनों के कुछ कुछ बीच का सा है। अब वापस से एक बार समझो, कोई दिक्कत नहीं। ये एक ऐसा प्रोसेस है एलोस्टेरिक इनहिबिशन, जिसमें प्रोडक्ट अपने को बनाने वाले एंजाइम को ही टेम्परेरीली डिफॉर्म कर देता है। क्लियर हो गया ना? कहां से डिफॉर्म करेगा? ऐसी जगह पे जो कि नॉन एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट में जाकर के घुसेगा नहीं। अब आपको समझ में आ गया होगा, जो मैंने एग्जाम्पल 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट वाला दिया था, उसको, वो भी प्रोडक्ट था, किंतु वो एलोस्टेरिक क्यों नहीं था? क्योंकि वो जाकर के 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट एक्टिव साइट पर जाकर के काम कर रहा था और एंजाइम का स्ट्रक्चर को डिफॉर्म भी नहीं कर रहा था, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा था, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है कि जो प्रोडक्ट है वो जाकर के एंजाइम के नॉन एक्टिव साइट रीजन पर अफेक्ट करेगा और एंजाइम के स्ट्रक्चर को टेम्परेरीली डिफॉर्म करेगा, रिएक्शन रुक जाएगी। इससे क्या होगा? प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे कम हो जाएगी, क्योंकि प्रोडक्ट कंज्यूम हो जाएगा जहां पर जिस चीज के लिए आपने इसको बनाया है। और जैसे ही इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होगी तो वापस से उधर नॉर्मल रिएक्टेंट की बढ़ जाएगी, क्योंकि प्रोसेस हो नहीं रही थी। तो जैसे ही इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होगी और इसकी बढ़ेगी, तो ये जो इनहिबिटर मॉलिक्यूल था, प्रोडक्ट था, ये वापस से हट जाएगा, अपने घर चला जाएगा जहां के लिए बनाया था, और एंजाइम का जो नॉर्मल फंक्शन था, जो उसका स्ट्रक्चर था, वो वापस से रीस्टोर हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो आई थिंक एलोस्टेरिक इनहिबिशन आपके समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो वीडियो को दोबारा से पीछे ले जाकर के दोबारा से देखो, ठीक है। चलिए अब इसके नोट्स देख लीजिए। एलोस्टेरिक या फीडबैक इनहिबिशन, ये पूरे नोट्स से मैं इसको पढ़ करके नहीं सुना रहा हूं, मैं एग्जांपल एक बहुत अच्छा बता दे रहा हूं। इसमें 2-3 जो की पॉइंट्स हैं उन पर फोकस करिएगा कि इसमें जो इनहिबिटर है वो क्या है? प्रोडक्ट है। पहली चीज याद रखिएगा, रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वही इनहिबिटर का काम कर रहा है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है कि टेम्परेरी डिफॉर्मेशन है एंजाइम का, टेम्परेरी यानी कि परमानेंट नहीं है। जैसा कि नॉन कॉम्पिटिटिव में आप लोग क्या देखते थे, वो तो मेटाबॉलिक पॉइजन थे, खराब कर दिया मतलब खराब कर दिया, वापस से नहीं कर सकते। यहां टेम्परेरी डिफॉर्मेशन है, प्रोडक्ट हटा, एंजाइम का स्ट्रक्चर वापस से सही हो गया और प्रोसेस वापस से होने लगेगी। बड़ा अच्छा एग्जांपल है इसका हेक्सोकाइनेज एंजाइम। हेक्सोकाइनेज तो ग्लाइकोलिसिस में आपने पढ़ा होगा, 6 कार्बन शुगर है, उसमें फॉस्फेट ग्रुप जब आप जोड़ते हो, ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करते हो, तो आपको हेक्सोकाइनेज की जरूरत होती है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्या हो गया? रिएक्शन का प्रोडक्ट हो गया। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आपने बना दिया, तो इट बिकम्स द प्रोडक्ट। अब ये जाकर के जो हेक्सोकाइनेज एंजाइम है उसको वहीं के वहीं ब्लॉक कर देगा थोड़ी देर के लिए, यदि ये जरूरत से ज्यादा बन जाएगा तब। तो भैया मुझे मत बना यार, ऑलरेडी मैं बहुत ज्यादा बना हुआ हूं, तो थोड़ी देर के लिए चुप हो जा, शांत हो जा, तो प्रोसेस रुक जाएगी। थोड़ी देर बाद क्या होगा? ये आगे चला जाएगा पायरुविक एसिड बनाने, ठीक है। फिर क्या होगा? इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी, अब रिएक्शन वापस चाहिए,
तो फिर वो हट जाएगा और एंजाइम जो है वापस से अपना स्ट्रक्चर रिज्यूम कर ले। तो ये बड़े कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। तो आई थिंक ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे से समझाने की मैंने कोशिश किया। अब आप मुझे कमेंट्स के जरिए ये बताओ कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है? नहीं तो मेहनत बेकार हो जाएगी। यदि समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक करो, वीडियो को लाइक करो, और एक काम जरूर करना है कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है? क्योंकि नंबर ऑफ व्यूज बहुत ज्यादा नहीं हो रहे, क्योंकि बीच में चैनल काफी दिनों के लिए बंद रहा था। तो यही सपोर्ट आप लोगों का मेरे लिए होगा कि आप वीडियो को थोड़ा सा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उनको बताइए चैनल के बारे में कि यहाँ पर आपकी मेडिकल की एजुकेशन के लिए, आपकी जो नीट की तैयारी है उसके लिए बढ़िया वीडियोज अवेलेबल है, ठीक है? इससे क्या होगा, चैनल को सपोर्ट मिलेगा। चलिए, तो फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।